हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सैनी। स्वागत आप सभी का निशा ट्रिक में। आज अपना टॉपिक का नाम रहेगा मानव रोग। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि मानव रोग आपको पहले करवाया जाए, तो अपन मानव रोग के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन मानव रोग जो है उस टॉपिक की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीसेप्टिक क्या होती है, ठीक है, ज्वर निवारक क्या होता है, रोगों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रोगों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं। रोगों का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अपन पैथोलॉजी विज्ञान में। कौन से विज्ञान में करते हैं? पैथोलॉजी विज्ञान में करते हैं। सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है आपसे कि रोगों का अध्ययन कौन से विज्ञान में किया जाता है, तो पैथोलॉजी विज्ञान में करते हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि रोगों के कारणों का अध्ययन, ध्यान रखिएगा, रोगों के कारणों का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं, तो आपकी एरिथ्रोलॉजी। कौन सी है आपकी? एरिथ्रोलॉजी विज्ञान में। कौन सी विज्ञान में करते हैं? एरिथ्रोलॉजी विज्ञान में करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रोग किस किस कारण से होते हैं, ध्यान रखिए कि स्पेशली पूरे रोगों का अध्ययन तो किस में करेंगे? पैथोलॉजी विज्ञान में। और रोग जो है वो किस कारण से हो रहे हैं, स्पेशली इनके बारे में डिटेल से अपने को अगर पढ़ने के लिए कौन से विज्ञान में? एरिथ्रोलॉजी में। वहीं अगर बात की जाए रोगों के वितरणों का अध्ययन, वितरणों का अध्ययन अपन कौन से विज्ञान में करेंगे, तो ध्यान रखिएगा एपिडेमियोलॉजी विज्ञान में करते हैं। ध्यान रखिए किस में करते हैं? एपिडेमियोलॉजी विज्ञान में करते हैं रोगों के वितरणों का अध्ययन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है, WHO की बात कर लेते हैं एक बारी। WHO इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको क्या बोल सकते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं अपन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर इसके अनुसार, WHO के अनुसार क्या बोलता है? व्यक्ति के शरीर या मानसिक या आर्थिक या सामाजिक कारण का असंतुलित होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर अपनी बॉडी क्या संतुलित है, ठीक है, जैसे अगर बात की जाए अपना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सामाजिक कारकों का अगर संतुलित है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्वास्थ्य बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे सीधा पूछ रहे कि आप जानते हो कि रोग होने के बाद में अगर बचाव किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, कमेंट करिएगा। उसको अपन क्या कहते हैं? थेरेपी कहते हैं। लेकिन अगर रोग होने के पहले ही उसका बचाव कर दिया जाए, जैसे अपन बात की जाए कोरोना, अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो उससे पहले ही बचाव क्या है भाई? मास्क पहने, इसके अलावा क्या है? सैनिटाइजर का यूज़ करें, और क्या करते हैं? 1 गज की दूरी बनाए रखना है। तो होने से पहले के बचाव को क्या कहेंगे? प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपसे अगर पूछ ले रोग होने से पहले बचाव, जैसे अभी अपन कोरोना का पहले बचाव कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। और अगर रोग हो गया उसके बाद में जो अपनाई जाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन? थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? थेरेपी कहते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट कहते हैं। यानी कि रोग हो गया उसके बाद में तो ट्रीटमेंट चलते हैं, और रोग होने से पहले ही उसका बचाव कर लिया जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रोफाइलैसिस कहते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पता है एंटीबॉडी क्या होती है। अगर आपसे सीधा पूछ ले एंटीबॉडी क्या होती है, सॉरी, एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक क्या होती है, ठीक है, या प्रतिजैविक क्या कहलाता है? प्रतिजैविक क्या होता है, तो ध्यान रखें एंटीबायोटिक, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन? प्रतिजैविक कहते हैं। प्रतिजैविक की बात की जाए तो क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, वे रासायनिक पदार्थ जो किससे बनाए जाते हैं? सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। किससे प्राप्त होते हैं एंटीबायोटिक? अपने को सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं। और ये करता क्या है, ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो खतरनाक यानी कि हानिकारक सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि हो रही है उनको क्या कर देगा? ये रोक देगा। इसी को अपन क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं।
ध्यान रखिएगा ये बनाए किससे जाते हैं, सूक्ष्म जीवों से ही बनाए जाते हैं। और ये अपने शरीर में क्या करते हैं, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है ये एंटीबायोटिक जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा S.A. वॉक्समान ने दिया था। किसने दिया था, S.A. वॉक्समान ने सबसे पहले एंटीबॉडी शब्द दिया था। ठीक है, एंटीबॉडी शब्द इसने दिया था इन्होंने। और इन्होंने इस बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने S.A. वॉक्समैन ने स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, स्टेप्टोमाइसिन जो आपके पास में क्या है, स्टेप्टोमाइसिन है, उसमें एंटीबॉडी को बैक्टीरिया में खो जाता है। किसमें खो जाता है, स्टेप्टोमाइसिन में खो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है आपके पास में सबसे पहले खोजी गई, सर्वप्रथम खोजी गई आपके पास में एंटीबॉडी कौन सी थी, ठीक है, एंटीबायोटिक कौन सी थी, खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा पेनिसिलिन थी। कौन सी थी, पेनिसिलिन थी। अगर आपसे सीधा पूछ ले ये पेनिसिलिन थी वो सबसे पहले बनाई गई थी। ठीक है, कौन सी बनाई थी सबसे पहले, कौन सी थी, पेनिसिलिन बनाई थी। सीधा का सीधा रिट वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला ध्यान रखिएगा, रिट सेकंड लेवल जो साइंस में है उसमें पूछा जा चुका है कि सबसे पहले बनाई गई बायोटिक कौन सी थी, एंटीबायोटिक, तो वो पेनिसिलिन थी। किसने बनाया था, तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन का निर्माण किया था। क्वेश्चन आते हैं किससे किया था, ठीक है, किससे किया था, तो ध्यान रखिएगा कवक से किया था। किससे किया था, कवक से। इस बार जो लगी थी 2018 में लगी थी समथिंग रिट की एग्जाम, तो उसमें सीधा क्वेश्चन आ चुका था कि कौन से कवक से की थी, कवक का नाम पूरा पूछ लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा नोटेटम नामक कवक से, नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन की खोज की थी। ध्यान रखिएगा। सीधा क्वेश्चन आता है आपके पास पेनिसिलिन क्या है, ये किससे बनाई जाती है, जीवाणु या कवक से, तो ध्यान रखिएगा जो पेनिसिलिन है वो कवक से बनाई जाती है, ना कि जीवाणु से बनाई जाती है। ठीक है, अगर बात की जाए आजकल जो पेनिसिलिन बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ट्राइसोजिनम, ठीक है, ट्राइसोजिनम से आजकल जो ट्राइसोजिनम कवक है उससे क्या बनाई जाती है, आजकल पेनिसिलिन बनाई जाती है। लेकिन सबसे पहले जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी वो किससे बनाई थी, नोटेटम नामक कवक से बनाई थी। ठीक है, इसके बाद में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले ये एंटीबायोटिक जो होती है इनको अपन लगाते हैं शरीर पर या फिर खाते हैं, तो ध्यान रखिए एंटीबायोटिक जो होती है उनको क्या किया जाता है, खाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछ ले एंटीसेप्टिक जो होती है, एंटीसेप्टिक जो होती है उनको क्या करते हैं अपन, लगाते हैं। क्या करते हैं, उनको लगाया जाता है। नहीं, त्वचा पे मान लो मेरे यहाँ फुंसी हो गई तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ पर लगाया जाएगा। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन आपसे पास में आ जाए कि अगर जैसे कि लग गई, चोट लग गई, तो अपन क्या करते हैं, डिटोल लगाते हैं, तो डिटोल लगाया जाएगा, वो किस में आ जाएगा, एंटीसेप्टिक में आता है। ठीक है, इसको लगाते हैं, जबकि एंटीबॉडी को अपन क्या करते हैं, खाते हैं। ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, इसको खाया जाता है, जबकि इस एंटीसेप्टिक को क्या करते हैं, अपन लगाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं एंटीसेप्टिक की क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा ये एंटीसेप्टिक जो होती है ये भी क्या होती है, सूक्ष्म जीवों से तैयार की जाती है। लेकिन ये क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः नष्ट कर देती है। क्या करती है, पूर्णतः, ध्यान रखिए, पूर्णतः क्या कर देती है, पूर्णतः नष्ट कर देती है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया हो, जैसे मान लो यहाँ मेरे फुंसी हो गई तो किसके कारण से होगी, बैक्टीरिया के कारण से होगी, तो सूक्ष्म जीवों से ही तो होती है, कवक से हो चाहे फंगस किसी से भी हो, तो वो उसको पूरा का पूरा नष्ट कौन कर देगी, एंटीसेप्टिक कर देती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ये कहाँ लगाई जाती है, तो ये बाह्य सतह पर यानी कि त्वचा पे लगाई जाती है। मैंने पिछली क्लास में पूछा था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो काफ़ी बच्चों का कमेंट था कि लीवर होता है। ध्यान रखिएगा जो लीवर है वो शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग है, जबकि जो त्वचा है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगर ऑप्शन में आपके पास कुछ ना दिया हो तो आपको क्या करना है, त्वचा करना है, शरीर का सबसे बड़ा अंग। ठीक है, स्किन करनी है, क्या करनी है, स्किन करनी है आपको, सबसे बड़ा अंग। और जो लीवर होता है वो शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, जिसका वजन होता है लगभग 1500 ग्राम या 1.5 से 2 किलो का होता है।
ठीक है। अब देखो एंटीसेप्टिक का जो एग्ज़ाम है, जैसे सीटेट वाली एग्ज़ाम लगी थी 2019 में, वहाँ पर ये एंटीसेप्टिक का क्वेश्चन आ गया था कि डिटोल या टिंचर आयोडीन है वो किसका उदाहरण है, तो वो एंटीसेप्टिक का है। तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिटोल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, सेवलॉन हो जाएगा। इसके अलावा क्या लगाते हैं अपन, बीटाडीन लगाते हैं, बीटाडीन, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन आते हैं, टिंचर आयोडीन, ध्यान रखिए टिंचर आयोडीन का एग्जाम में क्वेश्चन आया था, टिंचर आयोडीन, ठीक है। टिंचर आयोडीन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल है। इसके बाद में क्या आप जानते हो कि ज्वर निवारक होते हैं वो कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, ज्वर निवारकों की बात करते हैं, ज्वर निवारक। यहाँ से देखो ये टॉपिक है, देखो मैं करवाने को आपको रोग डायरेक्ट स्टार्ट करवा सकती थी, लेकिन उससे पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आखिरकार एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होती है, ज्वर निवारक क्या होती है, यानी कि एंटीपायरेटिक क्या होते हैं। ज्वर निवारक को क्या बोलते हैं अपन, एंटीपायरेटिक, ठीक है। एंटीपायरेटिक क्या होती है, यानी कि जो क्या करती है, बुखार को कम कर देती है, उसी को क्या कहते हैं अपन, ज्वर निवारक कहते हैं। यानी कि मैं बोल सकती हूँ अगर साइंस के लैंग्वेज में बोले तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के तापमान को बढ़ने से रोकें, उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, एंटीपायरेटिक। ज्वर निवारक या एंटीपायरेटिक भी कहते हैं, ज्वर निवारक को क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक भी कहते हैं। ये एंटीपायरेटिक क्या करता है, बुखार को कम करता है, ध्यान रखिए किसको कम करता है, बुखार को कम करता है। अब इसके बारे में बात की जाए, अगर आपसे पूछ ले इनकी अगर साइंटिफिक परिभाषा अगर आपसे पूछे तो परिभाषा कौन सी होती है, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के तापमान को बढ़ने से रोकते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं अपन, एंटीपायरेटिक या थर्मोस्टेट भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक को भी क्या कहते हैं अपन, थर्मोस्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद में ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले यानी कि जो बुखार को कम करते हैं, क्लिनिकल या थर्मामीटर, ध्यान रखिए क्लिनिकल थर्मामीटर कौन सा होता है, जिसे डॉक्टरी पैरामीटर भी कहते हैं, उसकी परास अगर आपसे सीधी पूछ ले तो कितनी होती है, 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। कितनी होती है, 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, किसकी, डॉक्टर पैमाने की, जिसको क्या बोलते हैं अपन, डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले दर्द निवारक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा पैरासीटामोल, कौन सी है, पैरासीटामोल। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये पैरासीटामोल जो है ना, ये बुखार में भी काम आती है, इसके साथ में ही ध्यान रखिए दर्द निवारक भी है। पैरासीटामोल जो है दर्द निवारक भी और बुखार में भी काम आती है। इसके अलावा सबसे अच्छी टेबलेट जो होती है जिसका नाम है क्या, निमेसुलाइड। निमेसुलाइड जो होती है सबसे अच्छी टेबलेट होती है, ध्यान रखिए सबसे बढ़िया क्वालिटी की टेबलेट है, जिसको लेते क्या होती है, बुखार तुरंत उतर जाती है। लेकिन पैरासीटामोल जो है जो मोस्टली ली जाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, दर्द बुखार को तो कम करती है, साथ के साथ बुखार को, दर्द को भी कम कर देती है। इसके अलावा ये तो हो गया आपकी क्या, दर्द ज्वर निवारक यानी कि जो बुखार को कम करते हैं उनको क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक या थर्मोस्टेट कहते हैं। जिनका अगर पूछ लिया जाए ज्वर निवारक जो आपका डॉक्टर थर्मामीटर होते हैं उसकी परास कितनी होती है, 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, सबसे बढ़िया क्वालिटी अपन सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है बुखार के लिए वो कौन सी ली जाती है, पैरासीटामोल ली जाती है। ये पैरासीटामोल जो है वो बुखार में और दर्द दोनों में ली जाती है। और सबसे बढ़िया क्वालिटी की जो दवाई होती है उसका नाम क्या, निमेसुलाइट होती है। इसके बाद में अगर सीधा अगर आपसे पूछ ले केवल दर्द हो रहा है, ठीक है, अगर किसी को मान लो पेन है तो पेन के लिए कौन सी दवाई लेंगे, तो ध्यान रखिए जिसको दर्द निवारक दवाइयाँ भी बोलती हैं, या दर्द निवारक को क्या बोल सकते हैं, एनाल्जेसिक भी बोल सकते हैं। साइंस लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक भी बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, एनाल्जेसिक, जो कि दर्द निवारक औषधि होती है। ये दर्द निवारक दवाइयाँ जो होती है दर्द में भी दी जाती है और साथ में बुखार में भी दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बात करूँ सबसे बढ़िया ज़्यादा जो ली जाती है डिस्प्रिन ली जाती है। किस में ली जाती है, डिस्प्रिन। जो डिस्प्रिन टैबलेट होती है वो सबसे ज़्यादा किस में ली जाती है, बुखार में ली जाती है। मार्फिन होगी, ध्यान रखिएगा। मार्फिन जो टैबलेट है वो अफीम से बनती है। किससे बनती है, अफीम से बनती है, ठीक है। इस दवाई को लेते क्या होती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है। इसके अलावा दवाई का एक नाम हो रहा है कोर्डिन दवाई, ध्यान रखिए कोर्डिन। अब ये तो हो गया आपके पास दर्द निवारक दवाइयाँ। चिंता निवारक दवाइयाँ भी आती है, ध्यान रखिएगा। किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा चिंता करता है, तो चिंता निवारक औषधि कौन सी होती है,
तो उनकी बात करते हैं। इनका नाम याद रखने मतलब कि वह औषधि जो क्या करते हैं, चिंता को ख़त्म करती है। आपको पता है सारी की सारी दवाइयाँ जीवाणु से बनाई जाती है, यानी कि सूक्ष्म जीवों से बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका नाम बात करते हैं, डाइजीपाम होती है। पहली कौन सी है आपके पास में, डाइजीपाम। अगर डाइजीपाम को लेते हैं इस दवाई को, तो वो क्या होता है, डिप्रेशन को कम करती है, यानी कि आपका जो चिंता है उसको कम करती है। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखिएगा, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, NTPCL में, पटवार में, बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें सीधा क्वेश्चन आता है, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। रोगाणु सिद्धांत की बात करते हैं। ये जो टॉपिक है ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने करवाया है ये रिट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा रिट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रोगाणु जो सिद्धांत दिया था वो लुईस पास्चर ने दिया था। किसने दिया था, लुईस पास्चर ने। अब देखो लुईस पास्चर ने क्या किया था, जो दूध होता है, दूध को जीवाणु रहित कैसे बनाया जा सकता है भाई, या तो उसको गर्म कर दो, यानी कि उसके टेम्परेचर को इतना बढ़ा दो कि जो आपके जीवाणु हैं वो नष्ट हो जाएं, या फिर उसको इतना ठंडा कर दो कि बैक्टीरिया पनप ही ना पाए, ठीक है। आपको कमेंट करना है दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है, दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। दूध को ध्यान रखिए जीवाणु रहित करने की विधि भी किसने बताई थी, लुईस पास्चर ने बताई थी, कि दूध को या तो गर्म कर दो या इतने निम्न टेम्परेचर पर ले आओ कि इसमें जीवाणु ज़्यादा ना बढ़े, तो क्या होगा, वो रोगाणु मुक्त हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, कोच जो कोच था ना, ठीक है, रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज किया थी, ध्यान रखिए, बैक्टीरिया की खोज की थी, ध्यान रखिए, एंथ्रेक्स विब्रियो कोलेरी माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट कोच ने किसकी की थी, एंथ्रेक्स विब्रियो माइक्रो बैक्टीरिया की खोज की थी, ध्यान रखिएगा। और कोच ने सूक्ष्म जीवों को समझने के लिए कोच अवधारणा भी दी थी। ये कोच अवधारणा के बारे में पूछते हैं सीधा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, की कोच अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, तो कोच ने ही कोच अवधारणा प्रस्तुत की थी। जो ये कोच अवधारणा है ना, ध्यान रखिए, सीधा ये क्वेश्चन आता है किस पे लागू नहीं होती है कोच अवधारणा, वो वायरस तथा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है वो किसका है, कुष्ठ रोग का है, ध्यान रखिए किसका है, कुष्ठ रोग का है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, जिसको भारत कुष्ठ मुक्त हो चुका है। ध्यान रखें, मदर टेरेसा को किस रोग के लिए जाना जाता है, कुष्ठ रोग के लिए जाना जाता है। तो कोच अवधारणा वायरस तथा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो कुष्ठ रोग पर लागू नहीं होती। तो ये मैंने बेसिक बताया आपको इनके बारे में। अगले जो सेकंड पार्ट आएगा अपना रोग का, उसमें अपन बात करेंगे रोग कितने प्रकार के होते हैं, आनुवांशिक रोगों की बात करेंगे, जीवाणु जनित रोग, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में भी ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इस क्लास को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लाइक करना। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट अभी इसको देख रहे हैं क्लास को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।